वेलकम टू सीआरएन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के क्लास 7 के हिस्ट्री से। इसका चैप्टर पहला है, फर्स्ट चैप्टर, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। 700 से 1800, 1100 साल के हिस्ट्री को ट्रेस करने की बात कही जा रही है चैप्टर फर्स्ट में। एक्चुअली क्लास 7 की जो बुक है वो एक पूरे 700 से स्टार्ट करके 1800 ईयर्स तक के हिस्ट्री के बारे में पूरे चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर पूरे बुक का एक तरह से आप बोल सकते हो सिनॉप्सिस है, सारांश है। इस पीरियड को मेडिएवल पीरियड भी बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री में एक टाइमलाइन होता है। ये टाइमलाइन जैसे आप ये ड्रॉ कर लो, तो इस टाइमलाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हुआ एंशिएंट, ये बीच वाला पार्ट है मेडिएवल, और इधर मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन जो एंशिएंट पीरियड है कहाँ से कहाँ तक है, और मेडिएवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, और मॉडर्न पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। तो हिस्ट्री में एक्चुअली हिस्ट्री तो क्या होता है कि जितने भी पास्ट चीज़ें हैं सबके स्टडी को हिस्ट्री हम लोग बोलते हैं। तो इस स्टडी को कैसे सिंक्रनाइज किया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, ऑर्डरली मैनर में कैसे किया जाए, इसके लिए हिस्टोरियन ने इस पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशिएंट पीरियड, मेडिएवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो एंशिएंट पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड टू 700 AD। मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड से, प्री हिस्टोरिक पीरियड को बोलते हैं जहाँ की वैसे हिस्ट्री का वैसा पीरियड जहाँ का रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, उस हिस्ट्री के पार्ट को हम लोग प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। तो उस पार्ट के हिस्ट्री को हम लोग आर्कियोलॉजिकल जो खनन वगैरह या जो इस तरह से खुदाई में जो प्राप्त वस्तुएं होते हैं उसको स्टडी करके, रेडियोलॉजिकल स्टडी एंड और भी साइंटिफिक स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट उस पीरियड के हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। तो उस प्री हिस्टोरिक से जब भी होमो सेपियंस या होमो इरेक्टस जो जब भी थे, जो मानव आदिकालीन मानव थे, उस पीरियड से लेके 700 AD, एडी मीन्स एन्नो डोमिनीस, 700 ईस्वी तक के पीरियड को एंशिएंट पीरियड कहते हैं। और 700 AD से 1857 AD, इस पीरियड को हम लोग मेडिएवल पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? मेडिएवल पीरियड। और 1815 के बाद का जो पीरियड है 1857 ऑनवर्ड जो पीरियड है उसको हम लोग मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो इस तरह से आप ये जो पीरियड हैं सारे आपको ध्यान रखने हैं। 3 पीरियड हैं, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री का 0 से 700 AD, दूसरा पीरियड है मेडिएवल 700 से 1857 AD, और थर्ड है मॉडर्न, यह है 1857 से ऐसे 1991 बोला जाता है, लेकिन आज तक के पीरियड को हम मान सकते हैं। तो 3 पीरियड है जो कि हिस्ट्री में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, टाइमलाइन, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। तो हिस्ट्री के जो क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर है, या पूरे बुक में बोलो तो ये मेडिएवल पीरियड का स्टडी किया है। 700 से लेके 1857 AD तक का स्टडी किया गया है। तो इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया है टाइमलाइन के रूप में कि मेडिएवल पीरियड को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है, अर्ली मेडिएवल पीरियड एंड लेट मेडिएवल पीरियड। अर्ली एंड लेट मेडिएवल पीरियड को 2 पार्ट में बांटते हैं, अर्ली एंड लेट। जैसे मैंने बताया था आपको 700 से 1857 पीरियड है इसका, तो इसमें भी 2 पार्ट हैं। अर्ली पीरियड में हम इसको बोलते हैं 700 टू 1200 एंड 1200 टू 1857, इसको 2 पार्ट करते हैं।
तो 700 टू 1200 का जो पीरियड है अर्ली मिडिवल पीरियड, एंड 1200 टू 1857 उसको लेट मिडिवल पीरियड बोलते हैं। अब अर्ली मिडिवल पीरियड में क्या क्या हुए थे, तो अर्ली मिडिवल पीरियड जो 8th सेंचुरी तो 13th सेंचुरी का पीरियड है, उसके जो राजवंश थे, कौन कौन से डायनेस्टी ने इस पीरियड में रूल किया था, तो उसमें से प्रमुख हैं पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट्स, चोल्स एंड राजपूत्स। ये सब डायनेस्टी ने अर्ली मेडिएवल पीरियड में राज किया था। उसके बाद जब लेट मेडिएवल पीरियड की बात करते हैं 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, तो उसमें से रूलिंग डायनेस्टी जो थे तुर्क, अफगान एंड मुगल, ये तीन आपको याद रखना है। अभी जब हम एनसीईआरटी बुक की तरफ आते हैं तो अब ये देखो, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। यहाँ पे देखोगे इसमें सबसे पहले एक मैप दिखाया गया है, दो मैप दिखाया गया फर्स्ट पेज पे। एक मैप है जो कि अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था, एक ज्योग्राफर था उस समय के भूगोल विज्ञता, अरब ज्योग्राफर अल इदरीसी, उसके द्वारा ये मैप बनाया गया है। तो ये मैप में आप ध्यान से देखना, ये मैप कुछ उल्टा है। ये जो है पार्ट देख रहे हो आप, ये वाले पार्ट, ये इंडिया का जैसे उल्टा पार्ट दिख रहा है। सेकंड मैप जो बनाया गया था फ्रेंच ज्योग्राफर द्वारा, ये थे इस तरह का मैप है जो आज से मिलता जुलता है, इस तरह इंडिया का मैप है। तो ये दोनों मैप को आप ध्यान रखना है। तो ये इस तरह से क्यों है, जब ज्योग्राफर उस समय के उनके पास जितने नॉलेज होते थे, जितने अवेलेबल सोर्सेज होते थे, उसके बेस पे ये बनाते थे। तो ये नोट्स हमने बनाए हैं जो कि आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। और दूसरे है कि जब भी हम और आगे चलते हैं तो जब दूसरा चैप्टर ये अपनाता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। वो क्या होता था कि कुछ ऐसे जो आपके वर्ड होंगे जिसमें उस टाइम का मीनिंग कुछ अलग होता था, और बाद में जब उसी वर्ड का मीनिंग कुछ अलग निकाला गया। जैसे एक टर्म हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान टर्म का सबसे पहले जो इन्होंने यूज किया था मिनहाज ए सिराज। तो ये जब हिंदुस्तान अपने क्रॉनिकल, अपना जो बुक में हिंदुस्तान जब टर्म का यूज करते थे, तो उस समय हिंदुस्तान का मतलब होता था उनका पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा यमुना, गंगा यमुना के बीच के जो पार्ट है, और हरियाणा, पंजाब, इस पूरे एरिया को ही वो हिंदुस्तान बोलते हैं। जैसे मैप में आप देख लो, तो मिनहाज ए सिराज जो इतिहासकार थे उस जमाने की, तो जब वो हिंदुस्तान अपने बुक में लिखते थे तो उसका मतलब ये होता था ये पंजाब हरियाणा वाला जो इलाका है आज का, और ये गंगा यमुना के बीच के जो पार्ट है, मतलब इतने पार्ट को हिंदुस्तान पूरा वो बोलते थे। और वही जो हिंदुस्तान जब बाद में ये अपना बाबर के द्वारा जब यूज किया गया 16th सेंचुरी में, तो हिंदुस्तान वो भी यूज करता था, लेकिन वो जब बाबर यूज करता था हिंदुस्तान, तो उसका मतलब होता था कि पूरा सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के जो फ्लोरा एंड फाउना, जीव जंतु वस्तुएं, और पूरे लैंड को हिंदुस्तान बोलता था। तो ये कहने का जो मतलब ये है कि जो बुक में बताया जा रहा है कि जो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी है वो समय के साथ बदलता है। हिंदुस्तान जब मिनहाज ए सिराज ने यूज किया था तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज किया था जो कि गंगा और यमुना के बीच के लैंड और पंजाब हरियाणा के लैंड को बोलता था। और जब वही हिंदुस्तान टर्मिनोलॉजी जब यूज किया गया बाबर द्वारा, तो उसका मतलब कि पूरा हिंदुस्तान का इलाका जो अमूमन हम आज जानते हैं। तो इस पैरा का सारांश है तो इसी तरह से एक और टर्मिनोलॉजी आती है फॉरेनर। फॉरेनर जो टर्मिनोलॉजी है
तो फॉरेनर, जब पुराने ज़माने में लोग जब गांव में जब कोई आता था तो उसको विदेशी या परदेसी बोला करते थे, और फॉरेनर जिसको बोलते थे। आज जब हम फॉरेनर जब यूज करते हैं तो फॉरेनर का मतलब होता है कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति जो इंडिया में है, वो फॉरेनर। तो इन सब डिस्कशन का मतलब ये है कि जो टर्मिनोलॉजी होते हैं वो टाइम टू टाइम, टाइम के हिसाब से उसके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री का जब ये स्टडी करते हैं तो हमें उस जमाने के जो टर्म यूज हुए हैं तो उसके संदर्भ में हमें देखना होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें उसके अर्थ को समझना होता है, उसके मीनिंग को समझना होता है। जैसे मान लीजिए कि मिनहाज ए सिराज की बुक हम पढ़ने जाएं और उसमें हिंदुस्तान में ऐसा बोला कि कोई रूलर पूरे हिंदुस्तान को रूल करता था, तो पूरे हिंदुस्तान को रूल करता था तो हम लोग के दिमाग में ये रहेगा कि आज का हिंदुस्तान, तो ये समझा जाए कि वो रूलर का पूरे हिंदुस्तान में शासन था, जबकि ऐसा नहीं है। वो उसने हिस्ट्री लिखते समय वो हिंदुस्तान के टर्म को अलग तरह यूज किया, और जब बाबर के हिंदुस्तान को जब देखेंगे उसके बुक में तो वो पूरे ज्योग्राफी को, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप देख रहे पूरे उसके पूरे को डिनोट करता है। अभी जब एंशियंट टाइम के जब बात ले लें तो भारत को कई नामों से जाना जाता था, भारत के अलग अलग नाम थे। जैसे एंशियंट पीरियड के टाइम में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप, अपने इंडिया का दो नाम था, एंशियंट नाम था भारतवर्ष और जम्बूद्वीप। मेडिएवल पीरियड में इसको हिंदुस्तान बोला गया, और मॉडर्न में जो हम आज इंडिया बोलते हैं। और इसमें से एक और टर्म आता है कि अमीर खुसरो, जो पोएट था उस जमाने का मध्यकालीन भारत का, तो इसने सबसे पहले सब हिंद शब्द का यूज किया था। ये तो कई बार एग्जाम में पूछे आ चुके हैं कि सबसे पहले हिंद शब्द का यूज किसने किया, किसने यूज किया, हु स्टार्टेड द हिंद वर्ड टू बी यूज्ड। तो यह अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंद शब्द का यूज किया था। हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले यूज ये बाबर ने किया था। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, अभी हम चलेंगे कि हिस्टोरियन जो होते हैं किस तरह से हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह से हिस्ट्री को लिखते हैं, तो उनके पास क्या क्या सोर्सेस होते हैं। तो हिस्ट्री लिखने के लिए दो तरह के सोर्स यूज करते हैं हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब है कि जो भी खुदाई से जो चीज़ें मिला तो उसके स्टडी करके हर एक हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है साहित्यिक स्रोत, जैसे बुक्स वगैरह हैं, जो क्रॉनिकल्स लिखे हुए हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखे हुए हैं, बायोग्राफी लिखे हुए हैं, तो ये सारे लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। और एक जो खुदाई से जो मिलते हैं वस्तुएं, उससे जो हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। तो एंशियंट टाइम में भी ज़्यादातर ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता था, और मध्यकालीन भारत की जब मिडिएवल पीरियड की हिस्ट्री को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें से दोनों सोर्सेज को यूज किया गया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आता है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है जैसे टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, मॉस्क्स हैं, फोर्ट्स, टॉम्ब्स, जैसे मंदिर, मस्जिद, किले, गुरुद्वारे एंड शिलालेख, बर्तन, औजार, हथियार, गहने, ये सब सारे जो खुदाई में मिलते हैं, तो इन सब का स्टडी करके हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लिखा जाता है। अब लिटरेरी सोर्सेस में ले लें तो लिटरेरी सोर्सेस एक मिडिएवल पीरियड में, मिडिएवल पीरियड से 700 ऑनवर्ड्स टू 1857, इस पीरियड में क्या हुआ था, पेपर का इन्वेंशन हो गया था, तो पेपर हमें प्रचुर मात्रा में मिल रहा था, पेपर वाज इजिली अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इतिहास को लिखना बहुत आसान हो गया था। तो इसके वजह से इस पीरियड का हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं बनस्पत की एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड में हमें लिटरेरी सोर्सेज उतने नहीं मिलते थे, क्योंकि उस समय के ज़माने में जो ताड़पत्र वगैरह पे या इस तरह के जो चीज़ों पे लिखते थे जो पेरिशेबल होते थे, उस समय के साथ नष्ट हो गए, उसके रखने के प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं था। तो इस तरह से दो सोर्सेज के बारे में बताया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो ये बुक में अब चलो, तो बुक में भी लिखा हुआ है कि हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। वो मैंने दो बताया आपको, और पेपर का यूज इस जमाने में ज़्यादा होने लगा। और उस जमाने में क्या होता था, एक
अभिलेखागार होता था। उसमें अपने कोर्ट के जो दरबारी होते थे तो वो सब एक सारे एक अभिलेखागार बनाते थे, जहाँ के जितने भी बुक्स वगैरह लिखे रहते थे उसको स्टोर कर देते थे, उसको बोलते थे आर्काइव। और उस जमाने की एक और खास जो विशेषता है वो है कि पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स होता था। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि, हाथ से ही लिखते थे, और किसी भी चीज़ को कॉपी करना होता था तो हाथ से ही वो कॉपी किया जाता था। जैसे बुक में देखो एक मैन्युस्क्रिप्ट एक कॉपी करता हुआ एक ये दिखाया गया है। उस जमाने की एक पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है, और एक स्क्रैप्स को दिखाया गया है, मतलब लिखने वाले जो है उसको दिखाया गया है। अभी जब हम सोर्सेस की बात कर रहे थे तो आर्कोलॉजिकल सर्विस सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज की बात की। अब लिटरेरी सोर्सेज में हमने बताया कि क्या क्या इंक्लूड होता है, कि जो दरबार के जो हिस्टोरियन होते थे, कोर्ट हिस्टोरियंस, उनके क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स मतलब वो क्रॉनिकल्स मीन्स क्या होता है कि हिस्ट्री को अलग अलग टाइम के हिसाब से घटनाओं को जो रिकॉर्ड हम करते हैं, अलग अलग इवेंट्स को रिकॉर्ड हम जो करते हैं, अलग अलग डेट देख के, तारीख देख के, टाइम देख के, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिकल्स। तो उस जमाने में क्या होता था कि दरबार में, राजा के दरबार में कोई हिस्टोरियन या कोई विद्वान व्यक्ति को रखा जाता था, और वो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते थे उसको लिखते रहता था, तो उसी को बोलते थे क्रॉनिकल्स। तो क्रॉनिकल्स के जो अवशेष हैं, जो उनके जो आर्काइव्स में, अभिलेखागार में रखा जाता था, तो वो हमें आज प्राप्त होता है। और आज के हिस्टोरियन उस क्रॉनिकल्स को, उस जो इवेंट्स के जो क्रॉनिकल ढंग से लिखा गया था उसको स्टडी करके हिस्ट्री को पता करते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज में आता है। बायोग्राफी ये होता है कि जैसे ये जो दरबारी हैं या कोई और कवि है, दूसरे कोई इम्पोर्टेंट जो राजा है उसके बारे में लिखेंगे, उसकी जीवनी लिखेंगे, उसके लाइफ के बारे में। ऑटोबायोग्राफी मतलब कोई राजा या कुछ जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो अपने जीवन के बारे में खुद लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो ये सभी सोर्स रहते हैं। फरमान्स, राजा जब आदेश प्रजा के लिए निकालता था तो उसमें से कुछ रिटर्न आदेश होते थे, तो सब फरमान्स अभी भी मिलते हैं, तो उससे पता चलता है। और किंग्स के बीच में जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, पत्राचार, वो सब। फिर ट्रेवलॉग्स, ट्रेवलॉग्स मीन्स यात्रा वृत्तांत, जो बाहर से कुछ लोग आए, यात्रा करने आते थे किसी राज्य में, देश में, तो अपने साथ जैसे जैसे यात्रा करते थे तो चीज़ों को लिखते जाते थे, जहाँ जहाँ जैसे देखा वो लिखते गए। तो उनके यात्रा वृत्तांत भी हमारे हिस्ट्री को जानने में सहायक होता है, ट्रेवलॉग्स। अब हम कुछ क्रॉनिकल्स की बात करते हैं उस मेडिएवल पीरियड के, जो हमें मेडिएवल पीरियड के हिस्ट्री के बारे में जानने में सहायक होता है। तो एक सबसे पहले नाम आता है राज तरंगिणी। एक बुक है, क्रॉनिकल्स है, कलहन द्वारा लिखा गया है। कलहन इसके राइटर हैं, राज तरंगिणी के। और कलहन ने कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा है इस राज तरंगिणी में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे हैं, कंपरेटिव एग्जाम में। राज तरंगिणी के राइटर कौन है? कलहन। फिर पूछ देगा राज तरंगिणी में किन शासकों के इतिहास का विवरण है, तो कश्मीर के जो रूलर्स थे उनके इतिहास का इसमें विवरण मिलता है। दूसरा है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही एक बुक का नाम है, उसके राइटर है जियाउद्दीन बर्नी। वो मध्यकालीन भारत के हिस्टोरियन थे जियाउद्दीन बर्नी, उसने तारीख ए फिरोज शाही लिखा था। इसमें दिल्ली सल्तनत से लेके फिरोज शाह तुगलक तक के टाइम पीरियड का पूरा क्रॉनिकल मतलब इवेंट्स लिखा हुआ है। फिर थर्ड है तारीख ए फरिश्ता। ये फरिश्ता इसके राइटर हैं। ये दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए उसके इवेंट्स का जानकारी इन्होंने लिखा हुआ तारीख ए फरिश्ता में। फिर एक खजैनुल फुतूल एंड तुगलकनामा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खजैनुल फुतू एंड तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। वेरी इंपॉर्टेंट। खजैनुल फुतू एंड तुगलकनामा किसने लिखा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट उस जमाने के कवि थे। नेक्स्ट अभी ऑटोबायोग्राफी में चलते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के जीवन के बारे में जिसने जिसने लिखा वो सब बुक्स हैं कुछ जिससे कि हिस्ट्री का पता चलता है। तो है फुतुहात ए फिरोज शाही, जिसके राइटर है फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने फुतुहात ए फिरोज शाही लिखा। एक बाबरनामा, जिसके राइटर हैं बाबर।
तुजू के जहांगीरी, जहांगीर बादशाह ने लिखा था तुजू के जहांगीर, तो ऐसे आ जाएगा कि तुजू के जहांगीरी किसने लिखा, तो जहांगीर ने, उसने अपने जीवनी लिखा है सब, बाबर, फिरोज शाह तुगलक। अब ये सब मैंने अलग अलग इसलिए दिए हैं कि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी इनमें से कौन कौन सा है। तो अब बुक के नाम तो याद रखोगे, लेकिन ये भी याद रखना कि ये सब ऑटोबायोग्राफी है। जैसे फुतुहत फिरोज शाही, बाबरनामा खुद बाबर का लिखा हुआ है, तुजू के जहांगीर खुद जहांगीर का लिखा हुआ है। अब बायोग्राफी में चलते हैं। इससे पहले मैंने ऑटोबायोग्राफी बताया जो खुद की लिखा हुआ, अब बायोग्राफी मतलब किसी और ने किसी के और के जीवन के बारे में लिखा। तो सबसे पहले आता है पृथ्वीराज रासो, एक किताब का नाम है। इसके राइटर हैं चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज इतिहास में काफ़ी एक फेमस राजा थे, जो कि 1191 के तराइन बैटल, तराइन का युद्ध, और 1192 तराइन के सेकंड बैटल, 2 युद्ध में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने मोहम्मद गोरी के खिलाफ, और ये बहुत ही फेमस हुए। इसी के बाद से इंडिया का इतिहास एक अलग ही टर्न ले लिया था। तो पृथ्वीराज रासो में चंद्रवर दाई कवि हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवनी के बारे में लिखा है। दूसरा एक हुमायूं नामा, हुमायूं की जिंदगी के बारे में लिखा है, उसके राइटर हैं गुलबदन बेगम, लाइफ ऑफ हुमायूं। फिर है अकबर नामा, अकबर की जिंदगी के बारे में लिखा अबुल फजल, ये भी अकबर के दरबारी रत्नों में से एक थे अबुल फजल, तो अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा है। तो हिस्ट्री, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, किस तरह से हिस्ट्री लिखा गया और कैसे सोर्स कैसे था हमारे पास, उसके बारे में था। अभी थर्ड है ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग मतलब यात्रा विवरण, जो बाहर से आए हुए लोग, जैसा कि मैंने बताया कि अब यात्रा के साथ साथ वो अपने इवेंट्स को नोट करते जाते हैं, जहाँ जहाँ जो चीज़ देखा। तो उसमें सबसे फेमस है अल बरूनी। तो ये सब मैंने कहाँ से आया वो मैं लिखा है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ देते हैं अल बरूनी कहाँ से आए। इब्न बतूता कहाँ से आए, मोरक्को से आए। अब्दुल रज्जाक कहाँ से आए, पर्सिया। और अब्दुल रज्जाक के बारे में एक और पॉइंट है कि ये विजयनगर के दरबार में, विजयनगर साम्राज्य के दरबार में गए थे अब्दुल रज्जाक। अब कुछ और दूसरे कंट्री के कुछ जो ट्रेवलर्स आए थे, जैसे इटली, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फिर फ्रांस, ये सब देशों से भी यात्री आए थे, उन्होंने अपने साथ विवरण छोड़ा है। तो इटली से आने वाले जो यात्री हैं उसमें मार्को पोलो, निकोलो कोंती एंड निकोलो मनुकी, ये 3 इटली से आए थे, मार्को पोलो, निकोलो कोंती एंड निकोलो मनुकी। पुर्तगाल से आने वाले जो यात्री थे दुआत्रो बरबोसा एंड डोमिंगो पायस, ये 2 पुर्तगाल से आए थे। इंग्लैंड से आने वाले राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो, ये सब के बारे में बाद में भी पढ़ोगे अगले जब चैप्टर जैसे और बढ़ेंगे। एक्चुअली क्लास 7 के जो पहला चैप्टर है पूरे बुक का एक सिनॉप्सिस टाइप का है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये सब थॉमस रो, राल्फ फिंच, विलियम हॉकिंस इंग्लैंड से आए थे। फिर फ्रांस से आने वाले यात्री में 2 नाम अभी याद रखिए, वर्नियर एंड ट्रेवेर्नियर। थैंक यू फॉर टुडे। तो ये मैंने हिस्ट्री के क्लास 7 का पहला चैप्टर का वीडियो बनाया है, और इस चैप्टर में कुछ और भी कंटेंट्स है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, और उस वीडियो में इससे जो क्वेश्चन आंसर है वो भी सॉल्व करके दूंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल CRN। और इस चैनल पे मैं इस तरह के NCERT के बुक्स का वीडियो टाइम टू टाइम डालता रहूँगा, और डेली करेंट न्यूज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, एंड like, comment and share this video to others. Thank you.